गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है 12th क्लास फिजिक्स 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। पूरे फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप लोग इसको सीरियल से पढ़ते जाएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। यदि एक भी दिन गैप कर दिए तो मान लो पूरा चैप्टर ख़त्म। इसलिए जो इनको पढ़ना है, समझना है तो स्टार्ट से समझना पड़ेगा। और वैसे तो आप 1 सेकंड में 10 फिल्म का टाइटल देख सकते हो, और पढ़ने के लिए स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो चैनल में है नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये आप लोग करंट के बारे में जान चुके हैं। ये हमने आप लोगों को इसके 3rd चैप्टर में करंट बताया है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट उसमें हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज फ्लो का जो रेट होता है उसको बोला जाता है करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में हमने ये कहा था, एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है टाइम के साथ दोनों चेंज नहीं होता। इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ डज नॉट चेंज विथ टाइम। और इसमें क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ डज नॉट चेंज विथ टाइम। दोनों नहीं चेंज होते, एक हो जाता है लेकिन वो चेंज भी होगा तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन तो बिल्कुल ही चेंज ना होगा, है ना। इट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ डज नॉट चेंज विथ टाइम। इट्स फ्रीक्वेंसी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 0 होती है, ठीक है ना। इसका जो सोर्स होता है, सोर्स जो होता है इस प्रकार से इससे डिनोट किया रहता है। डायरेक्ट करंट यदि किसी सर्किट में फ्लो हो रही है तो ये आपको बता देंगे ऐसा लगा रहेगा बैटरी या सेल। किसी सर्किट में यदि डायरेक्ट करंट फ्लो हो रही तो उसका सोर्स दिखाया रहता है कौन सा, या बैटरी या कि सेल, ठीक है ना। और डायरेक्ट करंट जब सर्किट में फ्लो होती है तो उसमें इंडिकेट ही रहता है कि इधर से करंट जा रही इधर से, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को बता दें जिस सर्किट में एसी करंट फ्लो होता है तो उसमें डायरेक्शन नहीं दिखाया जाता है। याद रखना इस पॉइंट को भी। कोई भले दिखा दे कि इसमें करंट जा रही, लेकिन आपको बता दें डायरेक्ट करंट जब सर्किट में फ्लो होती है तो उसमें दिखाया रहता है कि इधर से करंट जा रही है। जैसे बैटरी जोड़ेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, पता है ना। लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट जो होती है तो उसको सर्किट में नहीं दिखाए रहते हैं कि किधर से जा रही है ना, उसमें कंपलसरी नहीं रहता। तो ये इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विथ टाइम। इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, 0, न्यू इक्वल टू 0। सोर्स जो दिखाया होता है वो ये होता है ना। सर्किट में करंट की डायरेक्शन कंपलसरी रहता है। ये सब याद रखना, ये नहीं कि सब हम छापिन दे,
कुछ बातों को सुनकर याद रखना होगा, है ना। डायरेक्ट करंट को सर्किट में दिखाया जाता है कि इस साइड में करंट जा रही है ना। अब इसमें अब एक ये इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेडी डीसी और एक होता है वेरिएबल डीसी। स्टेडी डीसी का मीन्स वो होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो, और ये वेरिएबल डीसी वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है बट डायरेक्शन तो चेंज, डीसी में ये कन्फर्म समझ लो कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब मैग्नीट्यूड हो भी सकता है, और तो यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वो कौन सी होगी फिर, और यदि मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगी, स्टेडी डीसी। ठीक है ना। तो यानी डायरेक्ट करंट जो है वो 2 टाइप्स की होगी, स्टेडी डीसी और वेरिएबल डीसी। ठीक है। स्टेडी डीसी के लिए यदि हम टाइम के साथ दिखाएं तो ये टाइम और ये, और इसको ये दिखाना चाहें तो ये ऐसा कुछ होगा, ये। ठीक है ना। ये हमने स्टेडी डीसी के लिए दिखाया है, और ये वेरिएबल डीसी। क्यों स्वास्तिक दिख रहा है? नहीं, लास्ट में जहाँ ना दिखे तो वहाँ से नीचे, हाँ ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग होगा। अब अल्टरनेटिंग में देखिए, इसको शॉर्ट में डीसी लिखा जाता है, पता है ना। अब इतना समझ रहे हैं ना। अब एसी में क्या कहेंगे, इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड both are change with time. Its direction and magnitude both are change with time. और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट, न्यू इक्वल टू 50 हर्ट। न्यू इक्वल टू 50 हर्ट्ज, इट्स फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। और ये बता दें, सुन लो, जिस सर्किट में एसी करंट जाएगी तो उसमें सिंबल में ये दिखाया रहता है, जिससे पता चल जाता है कि इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कौन सी है, एसी है। और ऐसा सिंबल बना रहेगा तो इसका मीन्स डीसी। याद रखिएगा, ये है एसी सोर्स। किसी भी डायग्राम में यदि इस प्रकार बना है तो ये समझ लेना कि इस सर्किट में जो फ्लो होने वाली करंट है वो कौन सी है, एसी है। इसको एसी सोर्स बोलते हैं, एसी सोर्स। ठीक है ना। और इसका इक्वेशन, ये आप लोगों को एक बात और बता दें, जो अल्टरनेटिंग करंट इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड होती है। यही अल्टरनेटिंग करंट यूएसए में लगता है 60 हर्ट्ज वाली होती है ना। हमको इंडिया से मतलब है। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितना, 50 हर्ट्ज पर सेकेंड। अब इंडिया से मतलब इसलिए है कि इंडिया वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखेंगे, तो इस पर यूएसए में अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज के आसपास होती है। हैं। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड। 50 साइकिल पर सेकंड मीन्स एक सेकंड में 50 साइकिल। अब आप लोगों को ये भी बता दें कि एक सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू होती है 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम होती है। अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू होती है एक सेकंड में, यानी एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम, और एक सेकंड में साइकिल कितने होते हैं, 50। तो एक सेकंड में मैक्सिमम कितने बार होगा, 100। अरे एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम एक साइकिल में, और एक सेकंड में साइकिल कितने होते हैं, 50। तो कितने बार मैक्सिमम हो जाएगा, 100 टाइम्स। यही वजह है कि अल्टरनेटिंग करंट से जो बल्ब जलते हैं वो एक सेकंड में 100 बार जलते हैं, 100 बार बंद होते हैं।
लेकिन ह्यूमन आई में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि दोनों को सेपरेट देख सकें। हैं, जलने वाला भर दिखता, देख ही नहीं हुआ। 1 सेकंड में 100 बार, मिनट, हाँ यदि मिनट में 100 बार होता तो शायद पता चल जाता, लेकिन 1 सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार बंद होता है। और ह्यूमन आई में तनी अब डिटेक्टर से पता चला है कि 1 सेकंड में 100 बार जल रहा है, 100 बार बंद होता है। ये जानते रहिएगा, ठीक है ना। ये इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन आप इसको डिराइव करके बताएंगे अभी हम। I = I0 sin ओमेगा t होता है इसका इक्वेशन। कहीं कहीं इसी को I = I0 cos ओमेगा t भी लिखा रहता है। मेनली ये फार्मूला यूज करना है, I = I0 sin ओमेगा t। इसमें I0 जो होता है वो पीक वैल्यू होता है, पीक वैल्यू ऑफ AC। इसी को एम्पलीट्यूड वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। आई जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। I = I0 sin ओमेगा t, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं। और I0 पीक वैल्यू है, I इंस्टेंटेनियस। इसका जब इक्वेशन बनाएंगे तो वो इस ग्राफ जो है वो इस टाइप का आएगा, है ना। ये हम सब प्रूव करके दिखाएंगे अभी जस्ट आज ही। देखना ये इक्वेशन जो होता है इसको ये प्रूव करके आज बताना है हमको। हाल फिलहाल आप लोग जानते रहिए क्या क्या हमने बताया कि अल्टरनेटिंग करंट का ये सोर्स होता है। अल्टरनेटिंग करंट को सर्किट में दिखाया नहीं जाता। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 साइकिल पर सेकंड। अल्टरनेटिंग करंट से जलने वाले बल्ब 1 सेकंड में 100 बार बंद होते हैं, 100 बार जलते रहते हैं। ये है ना, ये इसका एक टाइम के साथ चेंजिंग हुआ और ये इक्वेशन हुआ, सब डिराइव करके अभी दिखा रहे हैं। करंट की यूनिट तो वही होगी एम्पियर, डायमेंशन फार्मूला A, ठीक है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना ज़रूर याद रखिएगा। ये सोर्स DC का है, ये सोर्स AC का है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल। आपको ये भी बता दें अल्टरनेटिंग करंट जो है डायरेक्ट करंट से मोर डेंजर होती है। अल्टरनेटिंग करंट इज डेंजर, मोर डेंजर दैन DC ऑफ सेम वोल्टेज। यदि सेम वोल्टेज की AC या DC दोनों हैं तो AC ज़्यादा डेंजर होगी। इसको हम आगे चलकर एक फार्मूला से प्रूव करके बताएंगे, ठीक है ना। और इसमें 1 कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू 0 होता है, ये भी प्रूव करके बताएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है ना। इतना लिख लिए। अब सीधे हम अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन आप लोगों को बता रहे हैं, है ना। तो मेन टॉपिक जो मेरा है वो अल्टरनेटिंग करंट पर है, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इक्वेशन ऑफ AC या प्रोडक्शन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्यों खुशी, क्या हो गया कि घर में फ़ोन लगाएं? हाँ, ये अल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशन जानने के लिए आप लोगों को क्या क्या ज़रूरी है ये सुन लीजिए। पहले यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये आना चाहिए कि मैग्नेटिक फाई = NBA cos थीटा। सबको पता है, 6 चैप्टर में पीछे का लेक्चर देख सकते हो जो नए हो तो चैनल में। फाई = NBA cos थीटा मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फार्मूला होता है। 6 चैप्टर में सब कुछ बताया जा चुका है। और ये भी बताया गया है फाई, देखिए इन 4 में से किसी भी क्वांटिटी में यदि चेंज होता है, यहाँ NBA cos थीटा में से किसी भी वैल्यू में यदि चेंज होता है तो ज़रूर किस में चेंज होगा, फाई में। NBA cos थीटा यानी थीटा चेंज हो, इनमें से किसी भी वैल्यू में चेंज होगा तो उसकी वजह से फाई चेंज होगा। फाई की वजह से EMF इंड्यूस्ड होता है,
अब वो E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपान डी टी। E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपान डी टी। यहाँ एक ज़रूरत और भी पड़ने वाली है, वो आप लोगों को बता दें। सुनिए, एक और ज़रूरत पड़ने वाली है, वो ये है कि डी अपान डी टी, हाँ नहीं, ये फैराडे लॉ से ना इतना ही ना होता है, माइनस डी फाई अपान डी, तो फाई इक्वल टू एल आई बाद में रखते हैं तो आया हो जाता है। ठीक है ना। देखिए ये आप लोगों को बता दें, एक डी अपान डी एक्स है, कास एक्स इक्वल टू क्या होता है, कास एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ये भी याद रखिएगा। यानी डी अपान डी एक्स है, यदि कास ए एक्स है तो माइनस साइन ए एक्स इंटू एक्स, ये भी होता है। क्या हुआ, डी अपान डी एक्स कास एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है माइनस में, और यदि डी अपान डी एक्स कास ए एक्स है तो माइनस साइन ए एक्स होगा, एक्स का इंटू होगा। ये आप लोग 11th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, है ना। जो ना पढ़े हो तो 11th क्लास की वीडियो में जाकर बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में देख भी सकते हैं। और फिर आप लोगों को ये पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन में किसी की वैल्यू जानते हो जो 1 से ज़्यादा हो, किसी को पता हो तो बताओ। हम तो अभी तक नहीं जानते हैं कि साइन में कोई ऐसी भी वैल्यू हो जो 1 से ज़्यादा आए। साइन थीटा की वैल्यू 1 ही सबसे ज़्यादा है, और वो कब होती है, 90 पर। ठीक है ना। अब फिर आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, आई इक्वल टू ई अपान आर। ई एम एफ है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट का आप लोगों को बता दें, करंट को आई से इंडिकेट किया जाता है, तो आई स्मॉल कैपिटल दोनों चलता है। कैपिटल आई भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई। एनसीईआरटी वाली बुक में जहाँ तक था स्मॉल आई लिखा रहता है, और जो साइड बुक बनी हुई है उसमें रेफरेंस में कैपिटल आई लिखा होता है। एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसमें स्मॉल आई। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो आप मान के चलोगे। अब कोई कहते हैं सर नहीं, आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, अपनी जगह पर है वो। ठीक है। तो देखिए मेन पॉइंट यही से स्टार्ट होता है कि यदि एन बी ए थीटा, अब थीटा की जगह पर, अब एक बात और, थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है ओमेगा टी। कहेंगे कैसे, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान टी, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। तो इस थीटा के जगह पर क्या हो सकता है, ओमेगा टी। ठीक है ना। तो बताए दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ थीटा की जगह हम चाहें तो क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। ठीक है। तो ये सब कुछ ज़रूरत पड़ेगी। फाइनल तो ये है कि यदि किसी कॉइल या किसी सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग किसी तरीके से हो रही है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये क्लियर है। अब फाई के चेंज होने के लिए 4 ऑप्शन हैं। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा घटा के, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज करके, एरिया को चेंज करके, और थीटा को चेंज करके। थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच एंगल, है ना। एरिया वेक्टर भी बोल सकते हैं यार। ठीक है ना। और ये सब कुछ आना चाहिए। ठीक है। तो हम आज बताने वाले हैं इक्वेशन ऑफ एसी, प्रोडक्शन ऑफ एसी, जो भी कहिए। अब वैसे आपको बता दें इसका डेरिवेशन भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि कैसे डिराइव होता है। वैसे तो कभी कभी आपको हो सकता है एग्जाम में डिराइव करने के लिए ना पूछे, तो याद कर लेंगे तो भी बन जाएगा, हैं। तब लगेगा सर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। हम उसको डिराइव करके दिखा रहे हैं कि वो आखिर इक्वेशन बना कैसे, आया कहाँ से। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर इसको हम ले रहे हैं एक कॉइल, ये क्या है, एक्स बाई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये
ये इसका नॉर्मल है ON। कॉइल में क्या है? नॉर्मल। मान लीजिए इस कॉइल को हम रोटेट कराते हैं। क्या कराते हैं? रोटेट। आप लोग अंदाज़ा लगाइए। सुनिए, जब ये कॉइल ऐसे था, इसको कॉइल ले लो, कॉइल ऐसे था तो ये नॉर्मल है उसका, है? सबको दिख रहा है? अंधे तो नहीं है कोई? और जब ये रोटेट होके ऐसे होगा तो इसका नॉर्मल ऐसे न हो जाएगा, वो सीधे रहेगा। यानी जब एक्स वाई पोजीशन में है तो नॉर्मल कौन है? ON। और जब यही रोटेट होके मान लीजिए डिफ्लेक्ट होके एक्स डैश वाई डैश में आ गई, तब उसका नॉर्मल क्या हो गया? ON डैश। ठीक है ना जी। यानी यहाँ एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में क्या किया जा रहा है? रोटेट कराया जा रहा है। ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट कराएंगे तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगी? और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी तो फैराडे के द्वारा बताया गया है कि उसमें EMF प्रोड्यूस होगा। और जो EMF प्रोड्यूस होगा तो ये बताया गया कि उसको इस तरीके से ला सकते हो। और जब EMF मालूम हो जाएगा तो EMF और अपान रेजिस्टेंस कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? करंट की। और जो करंट की वैल्यू आएगी उसको हम दिखाएंगे कि टाइम के साथ साथ वो चेंज हो रहा है ना। टाइम के साथ साथ जब चेंज होता रहेगा, पीरियडिकली चेंज होगा, जितना एक बार चेंजिंग हो जाएगी उतने बार बार चेंजिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक निश्चित टाइम के बाद एक बार 0 से 5 एम्पियर हुआ और अगली बार वही 0 से 6 हो जाएगा, अगली बार 0 से 3 हो जाएगा। जब भी बढ़ेगा तो 0 से 5, फिर से 0 से 5, फिर से 0 से, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है ना। तो ये होगा, यही आज पूरा देखना। ठीक है। जैसे हमने कहा है उसी स्टेप बाय स्टेप लिखते चलना है। स्पीड बढ़ाओ, आप पीछे हो जाओगे तो आप लोगों की गलती है फिर। ठीक है। इसको डायग्राम बनाने में बहुत टाइम मत लगाइए। यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लाइन से इंडिकेट किया जाता है। पैरेलल लाइन कितनी बनाओगे ये काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि सर 5 बनाना है कि 4 बनाना है, इवेन बनाना है कि ऑड बनाना है ना। एक लाइन से भी काम चला सकते हो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं लेट एक्स वाई इज ए रेक्टेंगुलर coil which is rotated in uniform magnetic field with angular velocity कितने एंगुलर वेलोसिटी से? विथ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। लेट एक्स वाई रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक को कहे दे रहे हैं एरिया ऑफ कॉइल n number of turn on the coil। now एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान क्या? टाइम। यानी ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान टी। ये एंगल यहाँ पर थीटा ले लीजिए, ये भी यहाँ पर थीटा। थीटा इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा टी।
अब जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगा तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे ही कॉइल क्या होगा, रोटेट होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब पहुँच जाइए आप यहाँ पर, थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो कौन चेंज होगा, फाई चेंज होगा। अब फाई जब चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। जब ईएमएफ जनरेट होगा तो उसको लाएंगे फैराडे लॉ से, और ईएमएफ आ जाने के बाद I = E/R कर देंगे। पता है ना कि क्या करना है, अब उसी को वहाँ तक पहुँचा देना है, ठीक है ना। अब ये तो जानते हो, अब ये सब लिखने की बहुत बातों को हम कट कर देते हैं लिखते समय। जैसे हमने ये सब कहा कि ये होगा, अब इसका हम फ्लक्स लाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil phi = NBA cos theta। ये हो गया। देन बाई फैराडे सेकेंड लॉ E = -d∅/dt E = d/dt NBA cos ωt। इसमें NBA ओमेगा तक बाहर ले लो, NBA, और इसका ध्यान दीजिए यहाँ NBA हमने बाहर कर दिया। cos ωt का क्या होगा, -sin ωt इंटू, देखो ये वाला फार्मूला, cos AX का डिफरेंशियल क्या होता है, AX इंटू x। तो यहाँ ωt है तो sin ωt इंटू x की जगह, a की जगह यहाँ ओमेगा है। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक है, ए होगा यहाँ पर, सॉरी, यानी cos AX = -sin AX इंटू a। तो E = -NBA ओमेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और NBA ओमेगा को पहले ला दिए। क्यों खुशी, यहाँ तक कोई दिक्कत है, फाई = ये फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। थीटा की जगह ओमेगा लिख, कोई दिक्कत नहीं। फैराडे सेकेंड लॉ से ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। फाई की ये वैल्यू लिख दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो cos ωt का -sin ωt इंटू ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताओ sin ωt मैक्सिमम कितना होता है, 1। यदि हम इसकी वैल्यू को 1 कर दें तो जो E की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, उससे ज़्यादा भी होगी क्या, है ना। तो हम इस वाले टर्म को E0 sin ωt बोले देते हैं, वेयर ये कहे दे रहे हैं कि E0 = NBA ओमेगा, और ये है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम EMF। ये EMF की कौन सी वैल्यू है, यानी सबसे ज़्यादा। कहेंगे कैसे जाने सबसे ज़्यादा, इसको हम 1 कर देंगे तो यही ना आएगा, और यही क्या कहलाएगा, पीक वैल्यू। लगता होगा जब आप पीक वैल्यू कहते हैं फिर sin ωt क्यों लिखे हैं, सुनना, इसकी वैल्यू हम 1 कर दें, क्या कर दें, तो ये जो E = NBA ओमेगा आ जाएगा, इसी को हम क्या बोलने लगेंगे, क्या बोलने लगेंगे, पीक वैल्यू है। इसी को इंडिकेट किससे कर देंगे। अब आपको ये कन्फर्म हो गया कि ये कौन सी वैल्यू हुआ करती है। अब यह कहीं भी इस प्रकार देखना तो क्या लिख दोगे,
तो वही हमने लिख दिया, इसकी जगह ये रहेगा अपना, ठीक है, इक्वेशन के लिए। इसको बोला जाएगा, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का एक्सप्रेशन कहलाएगा, जबकि हमको लाना किसका है, करंट का। हाँ हाँ, अरे तो ये साइन ओमेगा टी को 1 कर दिए तो ये वैल्यू क्या बन गई, तो अब ये ई नॉट हो गया कि नहीं। अब आप और सब बातों को भूल जाओ, ये किसकी वैल्यू हो गई, अब उसी ई नॉट को हमने यहाँ लिख दिया। अब ये मान गए, जान गए कि ये वैल्यू कौन सी हुआ करती है, पीक वैल्यू, तो उसके जगह पीक वैल्यू ई नॉट लिख दिए। ये आप समझ लो कि इस वैल्यू को बोला जाने लगा क्या, अब जहां भी ये हो तो उसको लिख दो, अब साइन की बात है ना करो। अब दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ईएमएफ बोल सकते हो, या इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी फिलहाल है ये, ठीक है ना। अब आगे लिखते हैं, हो गया। इफ है, इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल देन आई इक्वल टू ई अपॉन आर, तो आई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, दिख रहा है अभी, इसको आई नॉट कह दीजिए। ये अब बताओ, फिर से वही प्रॉब्लम, ई अपान, यहाँ आप यही समझ लो, ई अपान आर से क्या बना है, ई अपान आर से, तो ई नॉट अपान आर से, बस इस आई नॉट को पीक वैल्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और ये इक्वेशन जो है, यही इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट का। क्या प्रूफ है कि अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है, तो उसके प्रूफ के लिए हम टी के साथ साथ आई की वैल्यू को चेंजिंग दिखाएंगे, और वो चेंजिंग जो होगा वो पीरियडिकली होगा। ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन ए सी। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन ए सी। अब यहाँ पर आगे, अब इसको हटा दें, अब देखो मेन पॉइंट अब आ रहा है। ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है, और अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन में ये होता है कि टाइम के साथ साथ करंट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा, बट ओमेगा इक्वल टू एक फार्मूला होता है 2 पाई अपान टी। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। तो एक राउंड का डिस्प्लेसमेंट यानी 360, एक राउंड में कितना एंगल बनेगा, 360 यानी 2 पाई। और एक राउंड का टाइम जो होता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है, तो कैपिटल टी लिख दिए। तो यानी टी ओमेगा की जो वैल्यू होगी 2 पाई अपान क्या होगी, तो इसके जगह हम लिख दें, देखना, देयरफॉर आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई अपान टी इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ टी का मीन्स होता है टाइम, टी का मीन्स क्या है। अब यहाँ पर हम टाइम का मान अपने से कुछ भी रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। टाइम की वैल्यू जो कुछ भी रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, आई की वैल्यू। और टाइम की वैल्यू
अब लगता है कि हम कितना रखें, तो इसके लिए आपको ये बता दें, एक राउंड का टाइम जो है वो कैपिटल टी है। एक राउंड का टाइम क्या है, ये तो फिक्स है। एक राउंड का जो टाइम है वो टाइम पीरियड है जो कि क्या है, फिक्स है। और जो हम स्मॉल टी की वैल्यू लेंगे तो या तो हम एक राउंड के बराबर लेंगे, तो स्मॉल टी किसके बराबर हो जाएगा, क्या हम बोल रहे हैं कि एक राउंड का टाइम कैपिटल टी है, एक राउंड का टाइम। और यदि हम मान लीजिए स्मॉल टी की वैल्यू एक राउंड के बराबर ले ले, तो स्मॉल टी को क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल टी। नहीं समझ पा रहे हैं, एक राउंड का टाइम तो कन्फर्म है, क्या होता है, कैपिटल टी। और यदि हम टाइम की वैल्यू अपने से कुछ लेंगे कह रहे हैं, तो मान लो एक राउंड के बराबर ले लें तो स्मॉल टी इक्वल टू, मान लीजिए हम आधे राउंड के बराबर ले लें तो स्मॉल टी इक्वल टू, मान लो हम 1/4 लेना चाहें तो टी की वैल्यू, मान लो हम 3/4 लेना चाहें तो टी की वैल्यू 3t/4। नहीं समझ रहे हैं, इधर कृतिका को नहीं समझ में आया। एक राउंड का टाइम क्या है, कौन सा टी, कैपिटल टी। मान लीजिए हम आधे राउंड का टाइम लेना चाहें तो t/2, 1/4 राउंड का लेंगे तो t/4। तो वही स्मॉल टी की वैल्यू हम पूरे राउंड के बराबर लेंगे तो स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी। वही स्मॉल टी की वैल्यू आधे राउंड के बराबर टाइम लेंगे तो t/2। वही स्मॉल टी की वैल्यू यदि हम 1/4 राउंड के बराबर लेंगे तो t/4। और उन वैल्यू को ले करके किसकी वैल्यू लाते जाएंगे, और फिर टाइम और आई के बीच एक ग्राफ बनाएंगे। और जब ग्राफ आएगा तो उस ग्राफ से क्लियर होगा कि जो टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है ना, हैं काहे का पावर, हैं कैसे, अभी कहाँ से पावर में, अभी हम अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हो गया क्या, अभी करंट तो लाने दीजिए। वो मसला लिया मैं आपको याद तो नहीं आ रहा है। हाँ चलो देखो, व्हेन t इक्वल टू 0 ले, मान लो हम t की वैल्यू 0 ले लें। अभी हमने कहा एक कंप्लीट साइकिल के बराबर लेंगे तो t लेंगे, पर हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, मान लो हमने t की वैल्यू क्या लिया, तो इस t की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, देन I इक्वल टू I नॉट साइन 2π/t इंटू 0। तो क्या आएगा ये बताओ, ये 0 जानते कैसे आया है, कुछ लोगों तो ये लगता होगा कि 0 का इंटू किए तो सब 0 हो गया। ऐसा नहीं है, हमने पहले 2π/t में 0 का इंटू किया तो इतना 0 हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ, ये 0 हुआ। फिर साइन 0 की वैल्यू, फिर उसका इंटू इससे किए तब जाके आज 0 आया है। वो बात अलग है कि आप सीधा सीधा समझ लो कि 0 का इंटू तो सब 0। ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा नहीं है, भले मान लिया जाए आंसर तो वही आएगा। हकीकत ये है कि पहले 2π/t में 0 का इंटू किए तो ये 0 हुआ, और साइन 0 की वैल्यू 0 हुई, फिर जाके इंटू किए तो 0। फिर और दूसरी वैल्यू क्या लेते हैं, व्हेन t इक्वल टू, अब देखिए t की वैल्यू हम लेते हैं कितना, t/4 ले लें पहले। कितना ले ले, मतलब कितना, एक राउंड का 4th पार्ट, एक राउंड में जितना टाइम लगने वाला है उसका क्या ले ले, 4th पार्ट। तो कितना लेना पड़ेगा, अरे लिख दिए तो भी अब कुछ दूसरा बता रहे हो। हाँ तो यहाँ रखो, देन I इक्वल टू I नॉट साइन
2 पाई अपान टी, और टी की वैल्यू t/4। अब यहाँ ये t से t, 2 से 2, तो आई नॉट साइन कितना π/2। π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये कितना आया, आई की वैल्यू कितना आया। अब आप लोग ये ज़रूर हमसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, समझते नहीं हो लगता है कि सर यही आप t/4 है क्यों लिए। एक बात और बता दें, आप t की वैल्यू जो चाहो ले लो, t की वैल्यू जो चाहो, लेकिन बात ये है कि आगे चल कर के फिर हम फंस जाते हैं कि ऐसा आ जाता है कि साइन की वैल्यू नहीं पता रहती। तो हमने ऐसा फिक्स लिया है, जैसे टी यहाँ पर π/2 आ गया तो आप 1 जानते हैं, है ना। तो ऐसी हम वैल्यू टी की ले रहे हैं जिससे साइन की मालूम वाली वैल्यू आती जाए। ये नहीं कि आप कुछ ले लिए, पता चला कि साइन टी की वैल्यू ले लिया, पता चला आ गया साइन 33। क्या आ गया, अब साइन 33 की वैल्यू कौन बताएगा। इसलिए हम पहले से टी की वैल्यू ऐसी ले रहे हैं कि साइन की वैल्यू में ना फंस जाएं, ठीक है ना। अब वो टी की वैल्यू हम 5 ठो लेंगे, और कौन लेंगे, तो एक ठो हमने क्या लिया, एक ठो क्या लिया, अब आधा ले लेते हैं, t/2 ले लें, फिर एक बार 3t/4 ले लेंगे, फिर एक बार कैपिटल T ले लेंगे, है ना। ऐसी वैल्यू लेना है कि साइन की वैल्यू लाने में दिक्कत ना जाए। लिख लिए। When t equal to t/2, then I equal to I naught sin ओमेगा 2 पाई अपान टी, और टी के जगह पर t/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो आई नॉट क्या आया, आई नॉट साइन पाई। और आपको बता दें ये 0 होगा। हमने आप लोगों से कभी बताया था साइन ईच पाई इक्वल टू 0, कास ऑड पाई 1 -1, और कास इवेन π/1 होता है। ये देख लो, यानी साइन ईच पाई मीन्स चाहे 1 पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, चाहे हर बार उसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन कास में यदि ऑड पाई है, ठीक है, जैसे 1 पाई, क्या फिर ऑड है 2, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई रहेगा तो उसकी वैल्यू, और यदि इवेन में आ रहा है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो उसकी वैल्यू क्या होती है। अब ये भी नहीं जानते तो आप लोग 12वीं पढ़ते क्यों हैं। अरे तो हम 5वीं थोड़ी पढ़ाएं आप लोगों को। When t equal to 3t/4, then देखो t से t कैंसिल, ये हो गया, ये आई साइन, और इसकी वैल्यू जो होती है -1। लीजिए बताओ, हमने टी की कितनी वैल्यू ले लिया अब तक में, उसको भी काउंट पता नहीं कर पाते हो कि नहीं हैं। टी की वैल्यू 0 तो आई 0 आया, टी की वैल्यू हमने लिया t/4 तो आई क्या आया, आई नॉट आई 0। एक ये लिया, तो ये एक और ले लेते हैं पूरे राउंड के बराबर, यानी स्मॉल t इक्वल टू पूरे राउंड के बराबर कैपिटल T, ठीक है। वेन दिख रहा है, इक्वल टू आई नॉट साइन
लीजिए ये रहा, टी से टी गायब, तो क्या आया साइन इक्वल टू जीरो। तो लीजिए क्लियर। टी की कितनी वैल्यू, आई की कितनी 5 है, कोई 4 न बोल दे कहीं जीरो का कौन गिनेगा। अब हो गया प्रशांत, हाँ बोलिए बोलिए। इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू। अभी तो आपने शायद देखी ऑड वाला माइनस करता है, इवन वाला 1 करता है। किसमें हाँ किसमें इसी में 3 पाई बाई 2 को नहीं तो इवन आर्ट किसमें बताए हैं, सभी नंबर में। अरे ये नहीं दिख रहा है, अच्छा कॉस और ये क्या है यहाँ पर, तो उसको क्यों लगा रहे हो वहाँ। और फिर आप कहोगे ईच पाई 0, तो यहाँ 3/2 तो है। और ईच मतलब यहाँ 1 2 3 4 से फ्रिक्शन वाला नहीं है। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होता है। अब हम इसको बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग पीछे क्लास में वीक हैं, चलिए दिखा देते हैं थोड़ा सा। सुनिए उधर कृतिका, हाँ यही उधर उधर आपके लिए है। यहाँ साइन 3 पाई बाई 2, इसको देखो ये लिखा है, इसको लिखा जाएगा साइन 270। कैसे, ये क्या है, पाई मीन्स पाई की वैल्यू 180, और 180 में 2 से डिवाइड कर तो 90, और 93 या कितना 270। और इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90, ये और साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 लिख दें, और ये माइनस है, तो ये हकीकत है। ये 11th क्लास है। अब 11th क्लास जो नहीं पढ़ा है तो वो अब रटे चाहे जो करे। अब हम आप लोगों को रेफ़र कर रहे हैं, हम एड्रेस बता रहे हैं कि आप इसको जानना है डिटेल में, तो 11th क्लास के वीडियो देख सकते हो, या 11th क्लास पढ़ो, या 5वीं का ट्यूशन लगा लो। हो गया। अब यहाँ पर फाइनल क्या हुआ, ये टी और आई, बताओ हमने क्या लिया 0, फिर क्या लिया t/4, फिर क्या लिया t/2, फिर क्या लिया 3t/4, फिर क्या लिया t। क्या क्या वैल्यू मिली थी 0 I0 0 माइनस I0 0 आया है। ऐसे ये ग्राफ बनाते हैं, ये रहा, ये 0 है, इसको I0 प्लस में ले लें, इसको I0, ये t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है, ये t है। बताओ इस साइड में हमने टाइम को लिया है और इस साइड में करंट को लिया है। ग्राफ आता है बनाने। टी की वैल्यू हम सबसे पहले क्या ले लें, टी की वैल्यू 0 ले लें, तो आई कितना है, तो उसका कोऑर्डिनेट ये मिला, ये पॉइंट। फिर टी की वैल्यू क्या ले लें,
तो आई की कितना लेंगे? आई नॉट। तो इसके सामने ये वाला पॉइंट होगा, फिर टी की वैल्यू क्या लें? टी बाई टू तो आई, 0 फिर टी की वैल्यू, माइनस आई नॉट। तो इसके सामने ये वाला पॉइंट क्लियर है, फिर टी तो 0। इसीलिए हमने पहले से कहा था कि इस टाइप का आएगा अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। जी, इसके आगे टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो